हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है आगे की सीरीज़ बढ़ा रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हमने 5 मूल अधिकारों को पढ़ लिया है। और आज हम जो है आखिरी मूल अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आप 30 आर्टिकल तक पढ़ाई, 31 आर्टिकल कहाँ गया? तो देखिए 31 में ना पहले था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसे निकाल के मूल अधिकार से डाल दिया गया है जो है विधिक अधिकार में, यानी कि 300 के कम है ना संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया है। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा है और अब केवल जो है मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आखिरी मूल अधिकार जो कि है आर्टिकल 32। इसे ना संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए हमारे संविधान की यही तो विशेषता है कि जहां वह अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। अगर मैं बात बताऊं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ना इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि संविधान को ने ना मूल अधिकार के संरक्षण का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट को यानी कि उच्चतम न्यायालय को दिया है। और मूल अधिकारों के उल्लंघन करने पर ना आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भी उपचार के लिए जाया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का ना अधिकार जो है विवेकी है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो पीड़ित व्यक्ति जो है ना स्वेच्छा से दोनों में से किसी भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। देखिए हर बात से ना जो है इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में ना मौलिक अधिकारों की सूची तो बड़ी आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, लेकिन अधिकारों का ना विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं है। इसका संरक्षण भी तो जरूरी है, इसका उल्लंघन हो तो इसकी जो है रेमेडी भी तो जरूरी है। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे जो है उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, ये ऐसा साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ना हर नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय, जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल 226 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। ये जो आर्टिकल 32 है ना, इसका उद्देश्य जो है ना मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की जो है व्यवस्था करता है। ठीक है, यानी कि इस जो है अनुच्छेद के द्वारा ना केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। यानी कि जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई गैर मूल संवैधानिक अधिकार है या फिर जो है लौकिक अधिकार है, उनकी नहीं, ये जो है मात्र ये एक ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, उपचार करता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको बताऊं तो जैसे मैंने बताया आपको कि उच्च न्यायालय और जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व तो मिला है इन्हें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 32 जो है ना एक स्वयं ही मूल अधिकार है और अन्य मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय ना या फिर उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से ना जो है इसके प्रमुख प्रावधान भी हैं। सबसे पहला प्रावधान अगर मैं बात करूं तो मूल अधिकारों को ना प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों और उच्च न्यायालय में जो है आप रिट दायर कर सकते हैं। अभी हम रिट पढ़ेंगे, 5 प्रकार की रिट है उनको भी हम जानेंगे। अभी हम जो है इनके प्रावधान देख लेते हैं। दूसरा प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय को ना किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। यानी कि इसमें जो है 5 रिटें शामिल हैं, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अभी इनकी हम डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा।
तीसरा प्रावधान ये है कि संसद को यानी कि पार्लियामेंट को ये शक्ति प्राप्त है कि वह जो है ना किसी अन्य न्यायालय में सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। और चौथा प्रावधान ये है कि उच्चतम न्यायालय में जाने का जो है अधिकार को संविधान या फिर अन्य इसके सिवाय जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। और इस तरह राष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि जो है आर्टिकल 359 के तहत इसको स्थगित कर सकता है। लेकिन देखिए इन चारों प्रावधानों से ना ये स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय जो है ना वो नागरिकों के मूल अधिकार का रक्षक होता है, रक्षा की गारंटी भी देता है और इसे ना इसके लिए जो है मूल और जो है विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अधिकारों का हनन होने पे ना यानी कि हमारे अधिकार का कहीं भी अगर हनन होता है तो अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय जो है वो डायरेक्ट जा सकता है। तो इसलिए ना क्योंकि जो है इसकी शक्ति केवल आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है बल्कि सभी प्रकार के रिटें जारी करने का जो है देती है शक्ति। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इन पांचों रिटों की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सीधा सीधा अर्थ है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। क्या हो? सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, यह जो है रिट जो है ना ये ऐसे व्यक्ति या फिर प्राधिकारियों के विरुद्ध किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंद किया हो। ठीक है, मैं आपको जो है डॉक्टर कफिल खान के बारे में बताती हूँ कि डॉक्टर कफिल खान को 6 महीने से NSA लगाकर उनको बंद किया गया था। तो उनकी माँ ने ना जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण का केस किया था। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ? सशरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि जो है ऐसे व्यक्ति को जो है बंद किया गया है अवैध रूप से बिना कारण जाने। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा ना न्यायालय जो है निरुद्ध या फिर कारावासित व्यक्ति को अपने समक्ष जो है अपने सामने जो है उपस्थित कराता है और उसके निरोध की वैधता की जांच करता है कि आप किस कारण उन्हें बंद किए हैं। ठीक है, तो निरोध का जो विधिक औचित्य न होने के निरुद्ध ना व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया जाता है। और इसी हेबियस कार्पस जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसे हेबियस कार्पस कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसी हेबियस कार्पस के तहत ना डॉक्टर कफिल खान को हाईकोर्ट द्वारा छोड़ा गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए ये बात तो उल्लेखनीय है ना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर ना विचार के समय जो है निरुद्ध व्यक्ति यानी कि जिसे जो है बिना कारण के बंद किया गया है न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षतः जो है उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसका मतलब वही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए ये जो है ना लैटिन भाषा से लिया गया है, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका मतलब मैंने आपको बताया है कि सशरीर उपस्थित होना। अब आइए बुक में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी जो है गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है और यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है, इल्लीगल है या फिर असंतोषजनक है तो न्यायालय जो है गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, हमारा अगला रिट है परमादेश। परमादेश को कहते हैं इंग्लिश में मैंडमस। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। देखिए परम आदेश जो है 2 वर्ड से मिलके बना है परम आदेश, यानी कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, यह आदेश जो है ना तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। यानी कि न्यायालय द्वारा जो है किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या फिर निगम को ना उसके विधिक, सांविधिक और लोक कर्तव्यों को करने या फिर जो है अवैध रूप से ना करने का आदेश देता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस रिट के माध्यम से ये किया गया है, इस रिट का प्रयोग जो है ऐसे अधिकारों को आदेश देने के लिए किया गया है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या फिर कह लीजिए कि उपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये जो परमादेश है ना वो रिट जारी नहीं किया जा सकता 3 परिप्रेक्ष्य में। पहला, निजी व्यक्तियों या फिर इकाई के विरुद्ध। ठीक है, ये केवल गवर्नमेंट पदाधिकारी के जो है हो सकता है। ठीक है, इनके ऊपर। दूसरा जो है ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हो। ठीक है, और तीसरा
भारत के राष्ट्रपति पे भी नहीं हो सकता, ये मस्त, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों के ऊपर भी मैंडामेस नहीं लगाया जा सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्या बताया मैंने? इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है, किस पे है? सार्वजनिक अधिकारियों पे है, ठीक है। तो जो है न्यायालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में उनसे जो है जवाब मांगा जाए, ठीक है। इसे ना किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों, सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। ये चीज़ है। अगला है निषेध आदेश, यानी कि प्रतिषेध, ठीक है। प्रतिषेध को इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन, ठीक है। क्या होता है? प्रोहिबिशन। देखिए इसका अर्थ ही निकल रहा है, इसका अर्थ है मना करना, यानी कि यह जो है ना निषेधाज्ञा है, ठीक है। इसका मतलब है रोकना, यानी कि इसे ना जो है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है ना, तो ऊपर की अदालतें जो हैं उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है, यानी कि रोकती है। क्या बताया मैंने? इसे जो है किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि कह लीजिए कि लोअर कोर्ट वगैरह जो हो गई, अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की जो है सुनवाइयाँ करती हैं तो उस पे जो है प्रतिषेध लगाया जाता है, यानी कि अपने न्याय क्षेत्र से बाहर की सुनवाई करती है तो उसे रोकने के लिए जो है प्रतिषेध लगाया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है। ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या हुआ? क्यो वारंटो, मैं इंग्लिश में बता दूं, QUO वारंटो, अधिकार परीक्षा क्या हुआ? देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है, देखिए शाब्दिक अर्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप अर्थ समझ गए ना तो आप इसका जो है पूरा मतलब समझ जाएंगे इस रिट का, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है, यानी कि ये जो रिट है ना ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से धारण किए हो, यानी कि लोक पद को ना अवैध रूप से धारण किए हों, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसके द्वारा ना उससे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है कि जो है वह किस प्राधिकार से उस पद को धारण किया हुआ है। तो यदि वह ना उसका तार्किक उत्तर नहीं देता है तो उसे जो है उस पद से हटाकर पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। क्या बताया मैंने? क्वो वारंटो का मतलब क्या है? आपका प्राधिकार क्या है। क्वेश्चनिंग किसके ऊपर होती है? जो पब्लिक ऑफिस में जो है प्राधिकारी होते हैं, ठीक है। अगर वे अवैध रूप से धारण किए होते हैं लोक पद को तो उनसे क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है कि वह जो है किस प्राधिकार से, यानी कि किस अधिकार से, किस प्राधिकार से उस पद को धारण किए हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो रिट को ना पूरक जो है सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जाता है जब उसका निर्माण जो है संवैधानिक हो। इसे ना मंत्रित्व कार्यालय और निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है कि जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं हो, तब न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा आदेश द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। अगला रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को कहते हैं सर्टियोरी, ठीक है, CERTIORARI, ठीक है। तो इसे कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या है? देखिए इसका अर्थ भी आप लोग जान जाइए। इसका अर्थ है पूर्णतया सूचित कीजिए, ठीक है, पूर्णतया इंफॉर्मेशन दीजिए, इसका मतलब है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि सूचना देना या फिर जो है प्रमाणित होना। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पूर्णतया सूचित कीजिए। तो ये रिट भी जो है ना
अधीनस्थ न्यायालयों या फिर न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा ना अधीनस्थ न्यायालय को अपने समक्ष के मामलों को ना वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि ये जो रिट है ना, इस आधार पर जारी की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय, जो अधीनस्थ जो मैं बोल रही हूँ ना, लोअर कोर्ट से मतलब है मेरा मतलब, ठीक। तो अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अप्रभाव या आधिक्य है, ठीक है, यानी कि उसने ना नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि निर्णय में वैधानिक गलती की है, ठीक है। तो ये जो प्रतिषेध बताया मैंने और इस उत्प्रेषण बताया ना, तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों रिटें जो हैं अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, लेकिन एक माइनर डिफरेंस है इसमें, दोनों रिटों का उद्देश्य जो है अलग है। देखिए, प्रतिषेध जब होगा ना जारी, प्रतिषेध जब जारी होगा तो ये कार्यवाहियों के दौरान, यानी कि कार्यवाही को रोकने के लिए जारी होता है, जबकि उत्प्रेषण कब होता है? उत्प्रेषण जो है कार्यवाही की समाप्ति के निर्णय को रद्द करने के लिए होता है, ठीक है। ये इसमें अब कभी कभी ना क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, अंतर पूछ लेता है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण का कार्याधिकार वही है, लेकिन प्रतिषेध क्या होता है? कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए जारी किया जाता है, और उत्प्रेषण कब होता है? कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रोकने के लिए, ठीक है, या फिर कह लीजिए निर्णय को रद्द करने के लिए, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए आप। तो बाद में ना इन अधिकारों की रक्षा के लिए जो है न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में सुना ही होगा। ये संस्थाएं जो है ना क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त ना मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अब आइए देखें, थोड़ा सा हम जान लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें जो है जानना ही जानना है ना। देखिए, किसी भी संविधान द्वारा ना प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है, यानी कि समाज के गरीब, अशिक्षित, कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों के प्रयोग करने के लिए जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, यानी कि PUCL, या फिर जो है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध, ठीक है, चौकसी करती हैं। यानी कि जो है चौकसी करने का मतलब क्या है? निगरानी रखती हैं, नज़र रखती हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में जो है 1993 में, ध्यान रखेंगे 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, किस परिप्रेक्ष्य में किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ना सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और जो है मानवाधिकारी के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। सदस्य भी जान लेंगे कौन कौन होते हैं, ठीक है। मानवाधिकारों के ना उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है स्वयं अपनी पहल या फिर किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की स्थिति अध्ययन करने जा सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में जो है शोध कर सकता है, ठीक है, रिसर्चेस कर सकता है, शोध को प्रोत्साहित कर सकता है अगर कोई और शोध कर रहा होता है तो, ठीक है। तो आयोग को ना प्रत्येक वर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं, और इनमें से अधिकतर जो है हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की जातियाँ, कार्यवाही ना किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, ये सारी चीज़ों से संबंधित होती हैं। तो मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप जो है पंजाब के युवकों के गायब होने और गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा है, ठीक है। आयोग को ना स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, यह जो है सरकार या न्यायालय को अपने जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है।
अब यहीं पे समाप्त कर रही हूँ मैं वीडियो को। अगले पार्ट में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो है एग्जाम में पूछा जाता है हम जो है अनुच्छेद के साथ जो है इसका डिटेल वे में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें जो है ना, हमें ऐसे पढ़ना है कि हमारा जो है एक भी क्वेश्चन ना रुके। ठीक है, मूल अधिकार जो है मैंने आपको अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको अगर थोड़े बहुत टर्म्स जो है नहीं समझ में आते हैं तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगी। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइज, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो प्लीज़, है ना। और ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैसे होगा। मैं इतना मेहनत करती हूँ, आप लोग शेयर तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।